प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा 9th विषय हिंदी के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण पर चर्चा करेंगे। प्रश्न उठता है, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का अर्थ है नाम। नाम ही संज्ञा है। अब वो किसी वस्तु का हो सकता है, व्यक्ति का हो सकता है, जगह का हो सकता है, जानवर का हो सकता है, कोई गुण का हो सकता है, कोई दशा का हो सकता है, व्यापार का हो सकता है। जहाँ पर नाम आता है उस नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अर्थात जहाँ किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, व्यापार, गुण, दशा आदि के नाम का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। हिंदी भाषा में संज्ञा के 3 भेद हैं या संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक और तीसरी है भाववाचक। इन 3 के अलावा हिंदी भाषा में इंग्लिश के अनुकरण के आधार पर भी 2 संज्ञाएं और पढ़ी जाती हैं। वे हैं समूहवाचक संज्ञा और धातुवाचक संज्ञा। ये दोनों संज्ञाएं इंग्लिश भाषा के अंतर्गत आती हैं, लेकिन हिंदी में भी इनका प्रयोग होता है। इसलिए यदि प्रश्न आता है संज्ञा के मूलतः तब मुख्य रूप से कितने भेद हैं, तो मुख्य रूप से 3 भेद हैं। यदि सामान्यतः पूछ लिया जाए तो 5 भेद हो जाते हैं, क्योंकि हिंदी में इंग्लिश भाषा के अनुकरण के आधार पर ये 2 संज्ञाएं और जोड़ दी जाती हैं। अब पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? यहाँ पर व्यक्ति आ रहा है, वाचक मीन्स बतलाने वाले, व्यक्ति को बतलाने वाला। यदि कोई नाम हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। एक शाब्दिक दृष्टि से हमने इसकी परिभाषा देखी, लेकिन इसकी परिभाषा में कहा गया है जिससे किसी खास मनुष्य या वस्तु के नाम का बोध होता है। खास विशिष्ट, विशेष। जहाँ किसी खास मनुष्य या विशिष्ट व्यक्ति के नाम का या वस्तु के नाम का ज्ञान होता है, बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक या प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थान है, तो यहाँ पर काशी नाम है किसका? एक स्थान का, एक जगह का। जो स्थान कैसा? तीर्थ है। और किन का है? हिंदुओं का। तो यहाँ पर ये विशिष्ट नाम हो गया, खास जगह है। तो यहाँ पर काशी क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार भारतवर्ष एक स्वतंत्र देश है। यहाँ पर भारतवर्ष क्या है? एक स्थान विशेष का नाम। नाम भी कैसा? खास, विशेष। इसलिए भारत और काशी ये दोनों ही क्या हुए यहाँ पर? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कई रूपों में हमको देखने को मिलती हैं। तो विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ कहाँ पर होती हैं, कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा देखने को मिलती है। जैसे व्यक्ति का कोई नाम आ जाए, जैसे राम, कृष्ण, परशुराम, शिव, कोई भी नाम आ जाए। यदि व्यक्ति का नाम आ जाए तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा, यदि किसी देश का नाम आ जाए, जैसे भारत, पाक,
चीन, अमेरिका। तो यदि कोई देश का नाम आ जाए तो वहाँ पर आपको बिना विचार के कौन सी संज्ञा लिखनी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा है नदी का नाम आ जाए, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, गोदावरी, कोई सी नदी आ जाए, नदी का यदि नाम आ जाता है तो वहाँ पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। सागर, महासागर, सागर या समुद्र का यदि नाम आ जाता है तो नाम आने पर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे भूमध्य सागर, हिंद महासागर, काला सागर। तो यहाँ पर कोई सा भी यदि नाम आ जाता है तो नाम आने पर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाएगा। उसके बाद अगला है पर्वत। यदि किसी पर्वत का नाम दे दिया जाए, जैसे हिमालय, महेंद्र, अरावली, विंध्याचल, तो जहाँ पर नाम आ जाता है तो सभी पर्वतों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार दिन एवं महीना, इनका भी यदि नाम आ जाए, जैसे दिन दे दिया सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो नाम आने पर यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। उसी प्रकार महीना, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कोई शब्द दिया जा सकता है, इस प्रकार से नहीं दे तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, इस प्रकार से दे सकता है। तो दिन एवं महीना का नाम यदि आ जाता है तो वहाँ पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यदि ऐतिहासिक घटनाएं आ जाती हैं तो वहाँ पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे असहयोग आंदोलन, जैसे असहयोग आंदोलन, ऐतिहासिक घटनाएं इतिहास में घट चुकी है। नमक सत्याग्रह, अगस्त क्रांति, ये सभी क्या है? ऐतिहासिक घटना है। तो यदि ऐतिहासिक घटना कोई आ जाती है तो वहाँ पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आगे देखते हैं पुस्तकें या समाचार पत्र। यदि कोई पुस्तक का नाम आ जाता है या कोई समाचार पत्र का नाम आ जाता है तो वहाँ पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। जैसे रामायण, कामायनी, कोई सी पुस्तक आ जाए, पुस्तक का नाम आ गया। उसी प्रकार समाचार पत्र, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम्स, कोई सा भी यदि समाचार पत्र का नाम दे दिया जाता है, किसी पुस्तक का नाम दे दिया जाता है तो वहाँ पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखनी है। अगला है दिशाएं। यदि किसी दिशा का नाम दे दिया जाए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कोई सी दिशा का नाम दे दिया जाए तो वही व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। उसी प्रकार त्योहार तथा पर्व ये आ जाएं तो आपको वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखनी है। जैसे त्योहार दे दिया होली, दीपावली, कोई पर्व दे दिया जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, तो जहाँ पर त्योहार या पर्व का नाम आ जाए तो वहाँ पर ही व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। तो इन परिस्थितियों में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं। ये चीज़ें हमें ध्यान में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। अंग्रेजी में इसे कॉमन नाउन कहा जाता है। इसकी परिभाषा क्या हुई? जाति, जाति को वाचक बीज प्रकट करने वाला, अर्थात
जिस शब्द से किसी जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो घोड़ा दौड़ता है, इस वाक्य में घोड़ा जो है ये एक जाति विशेष की ओर संकेत कर रहा है। घोड़ा शब्द से एक जाति का बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, इसलिए घोड़ा कौन सा शब्द हुआ? जातिवाचक संज्ञा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर वृक्ष शब्द संपूर्ण वृक्ष जाति के लिए प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए वृक्ष कौन सी संज्ञा हुई? जातिवाचक। यदि नाम आ जाता इनका तो वहां पर हो जाती व्यक्तिवाचक। जैसे चेतक घोड़ा दौड़ता है, तो चेतक क्या हो जाता वहां पर? व्यक्तिवाचक। अशोक के वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष का नाम हुआ अशोक, अशोक क्या हुआ? व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पर ये शब्द केवल जाति विशेष की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है, कॉमन नाउन है। यह भी निम्न परिस्थितियों में देखने को मिलती हैं। ऐसी कौन कौन सी स्थितियाँ हैं जहाँ पर जातिवाचक संज्ञा देखने को मिलती हैं? तो पहली है वस्तुएं। यदि कोई वस्तुएं दे दे, जैसे पुस्तक, मेज, कुर्सी, मकान, पलंग, चादर, यदि कोई वस्तु आ जाए तो वस्तु आने पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार यदि पशु पक्षी दे दिया, जैसे तोता, मोर, कबूतर, हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, पशु पक्षी दे दिया तो कौन सी संज्ञा हुई? जातिवाचक संज्ञा। नाम देने पर व्यक्तिवाचक हो जाएगी। संबंधी आ गए, माता, पिता, भाई, बहन, चाचा, चाची, भतीजा, बुआ, तो जहाँ पर संबंधी आ जाए, संबंधी शब्द आने पर भी जातिवाचक संज्ञा लिखनी है। उसी प्रकार यदि कोई पद आ जाए, जैसे अधिकारी, प्रधानमंत्री, लिपिक, शिक्षक, पद का निर्धारण होने पर भी जातिवाचक संज्ञा होती है। आगे यदि व्यवसाय पूछ लिया जाए, व्यवसाय आने पर भी जातिवाचक संज्ञा हमको माननी है। जैसे व्यापारी दे दिया, बुनकर दे दिया, बढ़ई दे दिया, लुहार दे दिया, तो ये सभी व्यवसाय हैं, तो व्यवसाय आने पर भी जातिवाचक संज्ञा होती है। उसके बाद अगला आता है प्राकृतिक वस्तुएं। प्राकृतिक वस्तुएं आ जाती हैं, जैसे फूल, भूकंप, बाढ़, वर्षा, आंधी, तूफान। तो प्राकृतिक वस्तुओं का जहाँ पर विश्लेषण किया जा रहा हो तो ऐसी स्थिति में भी हमें जातिवाचक संज्ञा लिखनी है। उसके बाद अगला है खाद्य पदार्थ। जहाँ पर खाद्य पदार्थों का विवेचन किया गया हो, जैसे रोटी, आलू, आम, रायता, लड्डू, रबड़ी, सभी खाद्य पदार्थ हैं। तो जहाँ पर खाद्य पदार्थ आते हैं वहाँ पर भी जातिवाचक संज्ञा होती है। तो इस प्रकार हमने देखा, कोई वस्तु आ जाए, पशु पक्षी आ जाए, संबंधी आ जाए, पद आ जाए, व्यवसाय आ जाए, प्राकृतिक वस्तुओं का विवेचन हो या खाद्य पदार्थ आ जाएं, तो ऐसी स्थितियों में हमें केवल जातिवाचक संज्ञा ही लिखनी है, क्योंकि इन सभी में जातिवाचक संज्ञा ही होती है। उसी प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ पर होती है? किसी व्यक्ति के नाम में, देश के नाम में, नदी के नाम में, सागरों के नामों में, पर्वतों के नामों में, दिन एवं महीना के नामों में, ऐतिहासिक घटनाओं का नाम आ जाए, समाचार पत्र या पुस्तकों का नाम पूछ लिया जाए, दिशाओं का नाम आ जाए, त्योहार या पर्व का नाम आ जाए, तो ऐसी स्थिति में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब इसका तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु के गुण, दशा, व्यापार के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु का यदि गुण पूछ लिया जाए, दशा पूछ ली जाए,
व्यापार पूछ लिया जाए। व्यापार मीन्स कार्य। तो इनके नाम पूछने पर भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे भले आदमी की भलाई रह जाती है। इस वाक्य में देखते हैं, भले आदमी की भलाई रह जाती है। भलाई क्या है? यहाँ पर एक गुण है, एक गुण का नाम है भलाई। तो यहाँ पर भलाई एक गुण का नाम होने के कारण कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक संज्ञा। वह मनुष्य दुख से दुखी है। तो वह मनुष्य किससे? दुख से। दुख क्या हुआ? दशा। तो यहाँ पर दशा का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हुई? भाववाचक संज्ञा। घोड़ा धीमी चाल से चलता है। अब चाल कैसी है? धीमी है। तो चाल क्या हुआ? व्यापार, कार्य। तो घोड़ा धीमी चाल से चलता है, तो चाल क्या हुआ? व्यापार। तो जहाँ पर किसी वस्तु के गुण, दशा, व्यापार का नाम आ जाए, व्यापार का नाम क्या? चाल। तो वहाँ पर भी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। भाववाचक संज्ञाएं 4 स्थितियों में हमें देखने को मिलती है। पहला है गुण, दूसरा दशा, तीसरा है व्यापार और चौथा है मनोभाव। जैसे गुण पूछ लिया जाए, जैसे पशुता, मनुष्यता, देवत्व, दुष्टता, मूर्खता, विद्युता या कर्मठता, ये सभी किसके बोधक हैं? गुण के बोधक, गुण का ज्ञान कराने वाले हैं। तो जहाँ पर गुण पूछ लिया जाए तो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे गुण पशुता, मनुष्यता, देवत्व। गुण में क्या आएगा? पशुता, मनुष्यता, देवत्व, दुष्टता, मूर्खता, विद्वत्ता, कर्मठता, ये सभी गुण के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार दशा में क्या चीज़ आती है? जैसे जवानी, बुढ़ापा, रोग, जर्जरता, गहराई, ये सभी शब्द दशा को प्रकट करने वाले हैं। तो जहाँ पर दशा दर्शाई जाती है वहाँ पर भी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। तीसरा है व्यापार। व्यापार मीन्स कार्य। जैसे दौड़, पढ़ाई, लिखाई, हंसी, बुनाई, कढ़ाई इत्यादि, ये सभी क्या है? व्यापार है, कार्य है। तो जहाँ पर व्यापार का नाम आ जाए वहाँ पर भी भाववाचक संज्ञा होती है। और उसका चौथा भाव है मनोभाव। जहाँ पर मन के भाव प्रकट हो रहे हो वहाँ पर भी भाववाचक संज्ञा होती है। और मन के भाव कौन कौन से हैं? जैसे क्रोध, स्नेह, प्रेम, कृष्णा, घृणा, तिरस्कार, निंदा, ईर्ष्या, संयोग और वियोग, ये सभी मन के भाव हैं। तो जहाँ पर मनोभाव प्रकट होते हों, मन के भावों का चित्रण किया जाता हो, वहाँ पर भी भाववाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर हमने देखा संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के 3 भेद। इसके अलावा हिंदी भाषा के अंतर्गत अंग्रेजी में अनुकरण के आधार पर 2 संज्ञाएं और होती हैं। वे हैं समूहवाचक संज्ञा और धातुवाचक संज्ञा। इन दोनों संज्ञाओं का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। उससे पहले एक बार संक्षेप में तीनों संज्ञाओं की सामान्य सी जानकारी आपको पुनः प्रदान कर देता हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, नाम, गुण, दशा या व्यापार के नाम को संज्ञा कहते हैं। हिंदी में 3 प्रकार की संज्ञा होती हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी खास मनुष्य या वस्तु के नाम का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थान है, तो यहाँ पर काशी एक विशेष स्थान का नाम है। दूसरा उदाहरण, भारतवर्ष एक स्वतंत्र देश है, यहाँ पर भारतवर्ष एक
विशेष देश का नाम है। इस कारण यहाँ पर काशी और भारतवर्ष दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किन रूपों में देखने को मिलती है? किसी व्यक्ति का नाम पूछ लिया जाए, किसी देश का नाम पूछ लिया जाए, किसी नदी का नाम आ जाए, किसी सागर का नाम आ जाए, किसी पर्वत का नाम आ जाए, दिन या महीना पूछ लिया जाए, कोई ऐतिहासिक घटना का चित्रण किया गया हो, किसी पुस्तक का नाम दे दिया जाए, कोई समाचार पत्र दे दिया जाए या कोई दिशा का नाम दे दिया जाए। इसके अलावा कोई त्यौहार या पर्व का नाम दे दिया जाए तो इन सभी स्थितियों में केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होती है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ पर घोड़ा और वृक्ष ये दोनों ही जातिवाचक संज्ञा हैं, क्योंकि इन दोनों के द्वारा एक जाति विशेष का बोध हो रहा है। घोड़ा से संपूर्ण घोड़ा जाति का बोध हो रहा है और वृक्ष से संपूर्ण वृक्षों का ज्ञान हो रहा है। इस प्रकार घोड़ा और वृक्ष दोनों ही जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब जातिवाचक संज्ञाएं भी कुछ विशेष स्थितियों में देखने को मिलती हैं। जैसे वस्तुएं दे दी जाए, जैसे पुस्तक, मेज, कुर्सी, मकान, पलंग या चादर। कोई वस्तु दे दी तो वहाँ पर भी जातिवाचक संज्ञा है। कोई पशु पक्षी दे दिया, तोता, मोर, कबूतर, हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, पशु पक्षी दे दिया जाए तो वहाँ पर भी जातिवाचक संज्ञा होगी। संबंधी दे दिए जाए, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, कोई भी संबंधी आ जाए, रिश्तेदार आ जाए तो वहाँ पर भी जातिवाचक संज्ञा होती है। किसी पद का नाम दे दिया, जैसे अधिकारी, प्राइम मिनिस्टर, लिपिक, शिक्षक, राष्ट्रपति, कलेक्टर, सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। उसी प्रकार व्यवसाय, जैसे व्यापारी, बुनकर, बढ़ई, कारीगर, लोहार। तो जो व्यवसाय है वो व्यवसाय भी सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। इनके अलावा कोई प्राकृतिक वस्तु आ जाए, जैसे फूल, भूकंप, बाढ़, वर्षा, आंधी, तूफान। तो प्राकृतिक वस्तुएं जहाँ पर दिखाई दे, उनका चित्रण जहाँ पर किया गया हो वहाँ पर भी जातिवाचक संज्ञा ही होती है। उसके अलावा खाद्य पदार्थ दे दिए जाएं, जैसे रोटी, आलू, आम, रायता, लड्डू, रबड़ी, आम, ये सभी खाद्य पदार्थ हैं और सभी खाद्य पदार्थ जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तीसरा वेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जहाँ किसी वस्तु के गुण, दशा एवं व्यापार के नाम का ज्ञान होता है वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे भले आदमी की भलाई रह जाती है, तो भलाई से यहाँ पर उसके गुण का बोध हो रहा है। वह मनुष्य दुख से दुखी है तो यहाँ पर दुख से उसकी दशा का ज्ञान हो रहा है। घोड़ा धीमी चाल से चलता, चाल यहाँ पर आने से उसके व्यापार का ज्ञान हो रहा है। तो जहाँ पर किसी वस्तु के गुण, दशा, व्यापार के नाम का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये हमें 4 प्रकार की स्थितियों में देखने को मिलती है। पहला है गुण, दशा, व्यापार और मनोभाव। यदि कहीं पर गुण दर्शाए जा रहे हों, जैसे पशुता, मनुष्यता, देवत्व, दुष्टता, मूर्खता, विद्वत्ता, कर्मठता, सभी गुण हैं। जहाँ पर गुणों का चित्रण किया जा रहा हो, जहाँ पर गुण दिखाई दे रहे हों वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। उसी प्रकार जवानी, बुढ़ापा, रोग, जर्जरता, गहराई, ये सभी दशा को इंगित करने वाले शब्द हैं। जहाँ पर दशा अर्थात स्थिति प्रकट होती है वहाँ पर भी भाववाचक संज्ञा होती है। तीसरा है व्यापार। जहाँ पर व्यापार मीन्स कार्य, जहाँ पर कार्य परिलक्षित होता हो, दिखाई दे रहा हो, वे सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे दौड़, पढ़ाई, लिखाई, हंसी, बुनाई, कढ़ाई आदि सभी कार्य को प्रकट करने वाले शब्द हैं।
तो ये भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। लास्ट है मनोभाव, जहाँ पर मन के भाव प्रकट हो रहे हों, मन के भावों को प्रकट करने वाले शब्द भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे क्रोध, स्नेह, प्रेम, घृणा, तिरस्कार, निंदा, ईर्ष्या, संयोग, वियोग, ये सभी मन के भाव हैं, मन की स्थितियां हैं। तो जहाँ पर मन की स्थितियां प्रकट होती हैं वहाँ पर भी भाववाचक संज्ञा होती है। इस प्रकार आज हमने संज्ञा के 3 भेदों का अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम समूहवाचक संज्ञा, धातुवाचक संज्ञा तथा विविध प्रकार से अनेक संज्ञाओं का निर्माण करना आदि विषय का अध्ययन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।